आइए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने अभी तक क्या किया, भाग 5 और भाग 6 पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग किस पे चल रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं भाग 1 पर। तो शुरू में ही आपको बताया था कि पूरा जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाग हैं। और ये भाग क्या है, किसी एक विशेष विषय से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक जगह पर क्या कर दिया गया है, संग्रहित कर दिया गया है, और उसी को आप क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या कुल 22 भाग संविधान में रखे गए हैं, और उनमें से हम लोग किस पे बात करने चल रहे हैं आज, भाग 1 पर। भाग 1, तो देखिए भाग 1 क्या है, भाग 1 है भारत व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, एक सरल तरीके से अगर आप समझना चाहें तो ध्यान रखिएगा, जैसे जब हम भाग 1 की बात करें, भाग 1 और 2 और 3, इसको एक कंसेप्ट से समझ लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। जैसे सबसे पहले भाग 1 में आप देख रहे हैं क्या है कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। इसका मतलब सबसे पहले ये बात बताया जा रहा है कि भारत के क्षेत्र क्या होंगे। इसका अर्थ क्या है, आप समझिए कि आपका घर बताया जा रहा है, आपका घर। पहले घर के सीमा का निर्धारण तो होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पड़ोसियों के साथ विवाद कर ले और कहें कि ये भी हमारे सीमा में आ रहा है। दूसरे स्तर पर क्या है, दूसरे स्तर पर है जब घर है तो यहाँ पर क्या होंगे, घर के सदस्य होंगे, लोग होंगे, और वही राज्य के दृष्टिकोण में आप क्या कहते हैं, नागरिक कह देते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकल के आया, इसका अर्थ निकल करके आ रहा है कि जब हम प्रथम भाग को पढ़ लेंगे तो उसके बाद बात करेंगे किसकी, नागरिकता की, कौन कौन हमारे घर के सदस्य माने जाएंगे। और उसके बाद जब घर के सदस्य हैं तो वहां के लोगों का अपना कुछ अधिकार होगा, और तीसरे स्तर पे आप चलेंगे मौलिक अधिकार पर। तो पहले अपने घर को बनाइए, उसके बाद घर के सदस्यों का निर्धारण करिए, और तब आप बताइए कि जो हमारे घर के सदस्य हैं हम उनको किस प्रकार से संवैधानिक संरक्षण व स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। ठीक, तो भाग 1, 2, 3 आराम से आप क्रम के रूप में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात कर रहे थे भाग 1 पर, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत व उसके राज्य क्षेत्र। अब ध्यान रखिएगा, जब हम लोग भाग 1 की चर्चा करेंगे तो इसमें कुल क्या है, 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक के जो प्रावधान है वो क्या है, आपके भाग 1 में है। तो छोटा सा भाग है, 4 ही आर्टिकल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसको हम लोग आज ही समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 1 ना, आर्टिकल 1। और इसी तरह से कम आप अपने संविधान का प्रथम अनुच्छेद को जान जाएंगे क्या है। तो ये क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 1 में क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3, यानी 3 पॉइंट कहे जा रहे हैं। और इस 3 पॉइंट में भी आप देखेंगे तो 3 में क्या है, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी है। इसका मतलब अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमको इस बात पे फोकस करना है कि यहाँ पर हमको 5-6 बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 के तहत ही। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं आर्टिकल 1 में क्या कहा जा रहा है। तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया अर्थात, आइए इधर ही ले लेते हैं, आर्टिकल 1, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम लोग भारत के नामकरण की बात करते हैं तो कई बार छोटे छोटे एग्जामों में सवाल पूछा भी गया है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है। क्योंकि भारत को आप कई नामों से जानते हैं, भारत को आप आर्यवर्त के नाम से जानते हैं, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर यह सवाल बनता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है।
तो अनुच्छेद 1 में ही दो नामों का जिक्र है, इंडिया अर्थात भारत। तो संवैधानिक नाम क्या हो गया, इंडिया और भारत हो गया। और इसी पर आपने देखा था कुछ समय से विवाद चल रहा था कि भारत का जो इंडिया नाम है उसे हटाने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो अगर हटाया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 1 में संशोधन कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस नाम को हटा देगा। लेकिन फिलहाल अभी क्या है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो आपने संघीय व्यवस्था तो पढ़ा ही है, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भारत में प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या है, कई प्रांत हैं अर्थात कई राज्य हैं, और सबके अपने क्या होंगे, सबके अपने प्रांतीय सरकार होंगे। लेकिन समस्त सरकारों के होने के बावजूद यहाँ पर क्या है, इसका एक संघीय ढांचा है। इसका मतलब क्या है, एक केंद्रीय सरकार होगी। तो प्रांतीय स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर सरकार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन समस्त भारत की संपूर्ण एकता और अखंडता के लिए क्या होगा, इसको एक संघीय ढांचा दिया गया है। ठीक है, और ये आप लोगों ने जब संघीय प्रावधान पढ़ाया था तो वहां पर आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से संघीय व्यवस्था में प्रांतीय जो स्वायत्तता होती है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वास्तव में आर्टिकल 1 में क्या है, क्लॉज 1 है। अब अगर हम दूसरी बात करें तो 1 का ही क्लॉज 2 क्या कहता है, तो अब ये बताता है कि भारत के राज्यों का क्षेत्र किसे मानेंगे, क्योंकि आपने क्या कहा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो राज्यों का क्षेत्र किसे मानेंगे, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र वो होंगे जो अनुसूची 1 में निर्देशित है। क्या कहा जा रहा है, यहां पे बताया जा रहा है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र वो होंगे जो अनुसूची 1 में क्या होंगे, निर्देशित होंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत के संपूर्ण जो राज्य क्षेत्र हैं उसका विवरण आपको कहां दिखाई देता है, उसका विवरण दिखाई देता है अनुसूची 1 में। अब जो लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आपने देखा भारत के संविधान में भाग 22 प्रावधान के तहत है, उसी तरह यहाँ अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 8। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जो बढ़कर वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 12। तो 12 अनुसूची वर्तमान में हमारे यहाँ है। अब प्रत्येक अनुसूची में किसी विशेष विषय से संबंधित चीजों का विश्लेषण है, चीजों को उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुसूची 1 में क्या है, भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों के बारे में है। अभी इस पे थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका भी यहाँ पर उल्लेख अब कहाँ किया जा रहा है, अब आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में। अभी देखें, पहले कह दिया कि भारत राज्यों का संघ होगा, फिर कह रहा है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र वो होंगे जो अनुसूची 1 में उल्लेखित हैं, और तीसरी बात इसके बाद भी स्पष्ट कर दे रहा है और कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र अब कौन कौन से होंगे, देख लीजिए भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे। और इसीलिए क्या है यहाँ पर क्लॉज 3 में, क्लॉज 3 में सब क्लॉज ए निकल करके आएगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है, इसमें एक कहा जा रहा है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। ठीक है, अभी हम सब समझा रहे हैं, आराम से सुनते रहिए। दूसरा क्या बताया गया कि अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में उल्लेखित संघ राज्य क्षेत्र होंगे। और तीसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं,
होंगे। अर्जित किए जाए मतलब ये जिस समय संविधान बना तो भविष्य के दृष्टिकोण से कि यदि कोई राज्य क्षेत्र क्या होता है, भारत में क्या करता है, विलय करता है, या भारत किसी क्षेत्र को युद्ध या संधि के माध्यम से जीतता है, कह सकते हैं, ऐसे में वो जो क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम लोग संपूर्ण भारत को देखें, संपूर्ण भारत को, तो हम लोग इसको क्या है, दो स्तर पे बांट देते हैं। एक जिसे आप कहते हैं राज्य, और दूसरा जिसे आप कहते हैं संघ शासित राज्य। आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे क्या राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, और संघ शासित राज्यों की संख्या क्या है, 8। इसके अलावा भविष्य के दृष्टिकोण से एक और क्या बात कर दिया गया कि जो भी नया क्षेत्र हम अर्जित करते हैं किसी भी प्रावधान से, चाहे वो देश स्वयं आकर भारत के साथ विलय करे या उसको युद्ध या संधि के माध्यम से भारत में विलय किया जाए, ये संपूर्ण जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, भारत का राज्य क्षेत्र होगा। पास में आ रहा है? आप लोगों ने जब आईआर की क्लास पढ़ा था, जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने पहला चीज बताया था कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य का मतलब क्या है, जहां पर उसकी अपनी एक संप्रभुता की सीमा हो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो, वापस आ जाते हैं इस वाले पे, तो आप देखिए क्या कह रहा है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या हो गया, एक उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर हम यूपी की बात कर लेते हैं तो यूपी एक राज्य हुआ और इसका अपना एक राज्य क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ, इसका अपना एक राज्य क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात वो समस्त क्षेत्र हो गया जहां तक यूपी या उत्तर प्रदेश सरकार का क्या होता है, संप्रभुता माना जाता है। ऐसे ही हमारे क्या क्या है, 28 राज्य हैं, तो इसीलिए यहां पर राज्य ना क्या कहते, राज्यों को कह दिए, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी 28 राज्यों के जो राज्य क्षेत्र हैं वो समस्त क्या होंगे, पहले पॉइंट में कह दिया गया। दूसरा हमारे यहाँ के संघ शासित राज्य क्षेत्र। अब संघ शासित राज्य क्षेत्र जो हैं, तो ये कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से क्षेत्र संघ शासित राज्य क्षेत्र हैं और उनका दायरा कितना है। तो बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्या करिए, आप अनुसूची 1 पढ़ लीजिए। अनुसूची 1 में जितने भी राज्यों को संघ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है उनको भी हम क्या करेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे। और तीसरा भविष्य के दृष्टिकोण से बात हो रही है, जहां पर क्या मान लिया गया, यहां पर मान लिया गया कि यदि हम भविष्य में किसी क्षेत्र को विजित करते हैं, जीतते हैं, तो ऐसे में उसे भी हम क्या मानेंगे, भारत का राज्य क्षेत्र मानेंगे। ठीक है, आज के लिए क्लियर है। अब यहां पे आइए, दो शब्द पे हम आते हैं। देखिए, एक जिसे आप कहते हैं भारत का राज्य क्षेत्र, इंडियन टेरिटरी जिसे आप कहते हैं, और दूसरा हो जाता है संघ राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र दोनों में अंतर क्या है, ध्यान समझिएगा इस चीज को। जब हम लोग बात करते हैं भारत का राज्य क्षेत्र, तो इसका जो अर्थ है ये क्या है, व्यापक है, व्यापक है। क्यों आप व्यापक है, क्योंकि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, समस्त 28 राज्य आते हैं, 8 केंद्र शासित राज्य आते हैं, और इसके अलावा ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत किसी भी माध्यम से अपनी सीमा में विलय करता है, प्राप्त करता है, वो सभी भारत के राज्य क्षेत्र कहलाएंगे। जबकि भारत के संघ राज्य क्षेत्र कौन होंगे, तो इसकी तुलना में इसका जो अर्थ है वो क्या है, सीमित है। क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र वही होते हैं जिनके साथ केंद्रीय सरकार क्या करती है, शक्ति का पृथक्करण करती है। और जरा आप मुझे बताएंगे कि भारत सरकार शक्ति का पृथक्करण किसके साथ करती है, संघीय व्यवस्था में प्रांतों के साथ ही तो करती है।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत केवल 28 राज्य आएंगे कि नहीं आएंगे? इसकी अपेक्षा इसका दायरा छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो शब्द पे ध्यान रखिएगा, जब कहेंगे भारत का राज्य क्षेत्र तो समस्त अखंड भारत जो आप देख रहे हैं वर्तमान के मैप में, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भारत का राज्य क्षेत्र कहेंगे। जबकि जब हम संघ राज्य क्षेत्र कहेंगे तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? इसका अर्थ निकल के आएगा कि ऐसे समस्त राज्य जो अपनी स्वायत्तता रखते हैं, अर्थात 28 राज्य की चर्चा होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 2 पर। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में नए क्षेत्र को सृजित कर सकता है। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? संसद विधि द्वारा, संसद विधि बनाकर भारत के राज्य क्षेत्र में नए क्षेत्र को सृजित कर सकता है। इसका अर्थ क्या निकल के आया? इसका मतलब आर्टिकल 2 सरल शब्दों में क्या कह रहा है? सरल शब्दों में कह रहा है नए राज्यों का सृजन। और कैसे नए राज्यों का सृजन? जो आप नए अर्जित कर रहे हो, अर्थात जब आप किसी क्षेत्र को जीत करके संधि द्वारा या विलय के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं तो संसद विधि बनाकर क्या कर सकता है? उसको भारत के राज्य क्षेत्रों में लाकर जोड़ सकता है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का विलय। सरल शब्दों में ध्यान रखिए, नए राज्यों का विलय। ठीक है, अब देखिए यहीं पर एक सवाल उठ गया। इसका मतलब आर्टिकल 2 से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि आर्टिकल 2 जो है संविधान को नए राज्यों के विलय की शक्ति देता है। तो अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भारत का संविधान भारत के राज्यों को दूसरे देशों को देने की भी इजाजत देता है? देता है? आइए देखिए, तो जब ये सवाल उठा तो इसको लेकर के क्या हो गया? एक केस हो गया। क्या हो गया? बेरुवाड़ी केस। कब का है? 1960 का। और बेरुवाड़ी केस क्या कहा? इसने बताया कि यानी सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, संसद भारत के क्षेत्रों को दे भी सकता है। अब संसद की बात करें तो इसका मतलब संसद समस्त प्रक्रिया कैसे करेगा? विधि निर्माण के द्वारा करेगा कि नहीं करेगा? प्रस्ताव से करेगा। इसका मतलब किसी एक के पास हो सकती है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2 संवैधानिक रूप से कहता है कि हम भारत के बाहर के अन्य क्षेत्रों को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसी पर सवाल उठा कि भाई ले तो रहे हो तो क्या देने की भी आपके पास शक्ति है? तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर किया कि संविधान में तो इसका बहुत विशेष उल्लेख था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संसद चाहेगा तो विधि द्वारा भारत के क्षेत्रों को दे भी सकता है। अब हम लोग 2 उदाहरण लेते हैं, जहां एक उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से भारत ने भारत के बाहर के क्षेत्रों को विलय किया है, और दूसरा देखेंगे कि भारत के कुछ क्षेत्रों को दिया भी है। दोनों का आपका पुष्टिकरण भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय। सिक्किम आप देख ही रहे हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ लगा हुआ एक छोटा सा क्या है? पहाड़ी राज्य है। ठीक है, और एक समय पूर्व यानी 1975 से पहले, 74-75 से पहले सिक्किम जो था वो एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। और यहां पर क्या था? यहां पर राज्य तंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी।
राज्य तंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और यहाँ का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था चोग्याल। और ये जो राजा था ये क्या था, अत्यंत निरंकुश और क्रूर शासक था। ऐसे में जनता का क्या हो गया, इसके खिलाफ विद्रोह हो गया। और जब जनता का विद्रोह हुआ तो सत्ता परिवर्तन हो गया, अर्थात इसे राजगद्दी से हटा दिया गया। अब ऐसी स्थिति में सवाल उठा कि क्या पुनः हम इसी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जाएंगे या हम कोई लोकतंत्र का प्रावधान अपनाएंगे। तो यहाँ के जनता के बीच में क्या हुआ, आप अक्सर सुनते हैं ना जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का प्रावधान होता है जनता क्या चाहती है, जनता का मतदान करा लिया जाए। तो यहां पर क्या हुआ, एक जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह। और इस जनमत संग्रह के तहत निष्कर्ष क्या निकल करके आया कि हम अब राजतंत्र में न रहकर एक लोकतंत्र में अपने शासन को स्थापित करेंगे। फिर पुनः दूसरा सवाल उठा, हम इतने छोटे राज्य हैं, अगर हम स्वतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य रहे तो क्या भविष्य में हमारे अस्तित्व को चुनौती नहीं मिलेगी। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं, कल्पना करके देखिएगा, अभी कल ही की क्लास में पढ़ाया था जो मेंस वाली क्लास कर रहे थे, एक तरफ आप देख रहे हैं 1959 चाइना द्वारा तिब्बत पर कब्जा। हाल ही के वर्षों में सिक्किम ने इस चीज को महसूस किया कि चाइना या अन्य कोई बड़ा देश हमारे ऊपर किसी भी समय क्या कर सकता है, आक्रमण करके अपने में विलय कर सकता है। इससे बेहतर है हम अपना स्वतंत्र निर्णय लें। और सिक्किम ने फिर उसके, चूंकि उत्तर में क्या था, चाइना था और दक्षिण में भारत था, जो दो बड़े राष्ट्र थे। अब उसके पास अगर किसी एक राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने का, कह सकते हैं वहां पर जनमत संग्रह हुआ या इस तरह से अधिकार प्राप्त हुए, तो निर्णय क्या निकल के आया, निर्णय निकल करके आया, वहां के लोगों ने भारत की छवि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि हम भारत के साथ विलय करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपके जो छवि होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो आपकी क्रेडिट होती है, वो आपको लाभ भी देती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा था, भारत को अपनी इस क्रेडिट का फायदा मिला। क्या फायदा मिला, तो फायदा ये मिला कि सिक्किम ने विलय का प्रस्ताव दिया। लेकिन सिक्किम जो है, एक होता है ना कि जब व्यक्ति कोई नया काम करना चाहता है तो पहले संतुष्ट होना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य के दृष्टिकोण से हमारा ये निर्णय क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो भारत के साथ अगर हम संधि करके जुड़ते हैं और अंततः भारत के राज्यों में विलीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भविष्य में ऐसा ना हो कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारा जो एक प्राचीन अस्तित्व है वो समाप्त हो जाए। तो भारत ने आश्वासन दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारत चूंकि विविधताओं का देश है, उसी विविधताओं में आपकी विविधता भारत के गौरव में चार चांद लगा देगा। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की संस्कृति या जो शैली है जीवन की वो भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में भी कई छोटे छोटे पहाड़ी राज्य हैं। तो एक तरह से भारत की तरफ से उनको ये सुनिश्चित कराया गया, और दूसरी तरफ क्या हुआ, सिक्किम की तरफ से विलय का एक प्रस्ताव दे दिया गया। लेकिन ये कुछ सीमित समय के लिए था। इसीलिए आप देखेंगे तो पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, कब हो रहा है, पहले 34वां हुआ ना। 34वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, 1975। इसके तहत क्या हुआ, सिक्किम का भारत में विलय हो गया, भारत में विलय। 34वां संविधान संशोधन, सिक्किम का भारत में विलय हो गया। उसके पश्चात फिर क्या हो रहा है, 35वां संविधान संशोधन हो जा रहा है। कब हो रहा है, 1976। और इसके तहत सिक्किम को अब भारत में क्या है, 22वें राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये हो गया 1976। ठीक है, और सिक्किम को क्या है, भारत में 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये बात सुन रही। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि कैसे भारत ने जो है वो मतलब बाहर के राज्यों को
आर्टिकल 2 के शक्ति से अपने में सृजित कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग अगली बात करें तो अब आप देखेंगे कि चूंकि हम लोग बेरुवाड़ी केस देख रहे थे और वहां पर आपने देखा कि भारत ने क्या किया, अपने क्षेत्रों को देने की भी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से। तो अब क्या हो गया, उसके उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन किसके साथ हो रहा है, बांग्लादेश के साथ। और जहां पर बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को सुलझाते हुए भारत ने क्या किए, अपने 111 गलियारा, ठीक है, कॉरिडोर, एक क्षेत्र आप समझ लीजिए, वो क्या किया, बांग्लादेश को दे दिया। अब बदले में बांग्लादेश से कितना लिया था, 51 ना, 51 जो है गलियारा वो बांग्लादेश से प्राप्त किया। तो यहां पर आप देखिए कि भारत ने ये क्या किया है, दिया है कि नहीं दिया है। और जब भारत ये दे रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो बेरुवाड़ी केस 1960 था उसी की शक्ति के तहत भारत अपने क्षेत्रों को दे भी सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत नए राज्य क्षेत्रों का सृजन भारत में कर सकता है, भारत के मतलब राज्य क्षेत्रों में कर सकता है। ठीक है, उसी के तहत प्रतिक्रिया में निकल के आया कि क्या भारत अपने राज्यों को दे भी सकता है, तो निष्कर्ष निकल के आया बेरुवाड़ी केस से कि हाँ बिल्कुल दे सकता है। और उदाहरण के तौर पर जहां एक तरफ सिक्किम का विलय है वहीं दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा हो रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 अब ये क्या कहता है, ये कहता है नए राज्यों का गठन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, आर्टिकल 3 कह रहा है कि भारत अपने राज्यों का क्या कर सकता है, राज्यों का गठन कर सकता है। अर्थात भारत चाहे तो क्या कर सकता है, अपने जो राज्य पहले से स्थायित्व में है उनको तोड़ करके 2 राज्य में बना सकता है, या किन्हीं 2 राज्यों के मध्य सीमा परिवर्तन कर सकता है, और या राज्यों के जो क्षेत्रफल हैं उनमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए पहले कि हमने मान लिया कि ये एक राज्य है। अब चाहे तो भारत यहां पे शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं लेकिन अभी वापस वहां पर आऊंगा, तो ये संसद को विधि द्वारा अधिकार दिया गया है। इसका मतलब भारत में संसद यदि चाहे तो क्या कर सकता है, वो नए राज्यों का गठन कर सकता है। अब नए राज्यों का गठन कैसे होगा, जैसे मान लिया हमने ये पुराना आपका क्या था, उत्तर प्रदेश, और आपने देखा कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया, तो एक क्या हो गया आपका, एक आपका उत्तराखंड हो गया और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश ही रह गया। इसी तरह से आपने देखा था तेलंगाना का पुनर्गठन हो रहा है, आंध्र प्रदेश से काट करके एक नए राज्य को बना दिया जा रहा है। इसी तरह से आपने देखा कि बिहार से काटकर झारखंड को बना दिया गया है, और इसी तरह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ को बना दिया गया। तो ये सभी राज्य क्या थे, पहले जो बड़े राज्य थे उनको काट करके छोटा कर दिया गया। ठीक है, एक ये काम किया जा सकता है। दूसरा, अगर हम मान लें कि एक राज्य ये है और दूसरा राज्य ये है, अब भारत चाहे, थोड़ा सा सीमा और मिला लें लोग की, ये 2 राज्य हो गए। अब यदि संसद चाहे तो क्या कर सकता है, सीमा परिवर्तन कर सकता है। अब सीमा परिवर्तन का तात्पर्य क्या है, मान लेते हैं कि ये चाहता है, ये तो चल रहा है तो इधर ले लेते हैं, ये चाहता है कि मैं ऐसे कर लें, तो आप बताइए कि यहाँ पर ये जो सीमा परिवर्तन हुआ इसमें अब ये क्षेत्र जो था ये इस वाले की सीमा में आ गया कि नहीं आ गया, और उसी तरह से ये जो क्षेत्र पहले इस वाले राज्य के अंतर्गत था अब इससे बाहर हो गया कि नहीं हो गया, सीमा परिवर्तन हुआ।
इसी तरह से क्या हो सकता है, सीमा साझा, मतलब एक तो क्षेत्रफल, भाई सीमा परिवर्तन हो तो क्षेत्रफल भी तो परिवर्तन होगा ही, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सीमा परिवर्तन करें लेकिन क्षेत्रफल ना परिवर्तन करें। इसका मतलब क्या है, इनसे कहें कि भाई, अब इसको ऐसे देख लीजिए, इनसे कहे कि आप ऐसा करो कि इतना सीमा जो है इधर से ले लो, और इनसे क्या कह दिए, इसके बदले में ये जो हिस्सा आपका जा रहा है जो पहले आपके हिस्से में था, अब इसके बदले में क्या हो रहा है, आप, ये तो हिस्सा आपका है, ये इतना लगाया है, आप क्या कर रहे हैं, आप इनका यहां से इतना हिस्सा ले लीजिए। तो हो सकता है कि सीमा परिवर्तन तो हुआ लेकिन क्षेत्रफल जो है वो उतना ही रह गया, क्योंकि जितना क्षेत्रफल हमने इधर दिया था उतना क्षेत्रफल इधर हमने ले लिया। तो तीन बात कही जा रही है, हालांकि ज्यादातर सीमा परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल परिवर्तन हो जाएगा। इतना नाप करके आप कहीं पर भी, जब विदेशी राज्यों के साथ आप नहीं कर रहे हैं, 111 गलियारा दे दिए और बदले में 51 ही लिए, तो अपने राज्यों में जब आप इस तरह के कार्य करेंगे तो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से तब आप इतना एक्यूरेसी क्षेत्रफल को नहीं देखेंगे। लेकिन संविधान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संसद विधि द्वारा क्या कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है, राज्य का सीमा परिवर्तन कर सकता है और राज्य का क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा राज्य का नाम भी बदल सकता है, तो राज्य का क्षेत्रफल व सीमा परिवर्तन कर सकता है और राज्य का नाम भी बदल सकता है, ठीक है। आइए अब यहां पर देखिए, अब ये प्रक्रिया कैसे चलती है। तो प्रक्रिया में क्या है, जो यहां पर आपने 3 पॉइंट देखा, 3 पॉइंट में क्या है, एक तो नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन, दूसरा सीमा या हम कह लें क्षेत्रफल परिवर्तन, और तीसरा नाम बदलना। 3 प्रावधान हो गए, ठीक है। और ये तीनों की प्रक्रिया कैसे चलेगी, तो अब दोनों सदन में से, चूंकि ये अधिकार किसको है, संसद ही ऐसा कर सकता है, तो दोनों सदन में से, लोकसभा या राज्यसभा में से पहले किसी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब लोकसभा या राज्यसभा में इसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो उसके पश्चात क्या होगा, ध्यान रखिएगा, पश्चात क्या होता है उससे पहले पूर्व क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। नए यानी आर्टिकल 3 का उपयोग करने के लिए, 3 में जो भी 3 प्रावधान बताए जा रहे हैं, इसमें पहले क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। आप सदन में इस तरह के विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। अब चरणबद्ध तरीके से कैसे काम होगा, अब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य को भेजेगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य को भेजेगा, और संबंधित राज्य का जो विधानमंडल होगा, विधानमंडल, अब ये क्या करेगा, इस विषय पर चर्चा करके अपने के यहां पास करेगा। जब राष्ट्रपति इसको भेजेंगे तो राष्ट्रपति सीमा निर्धारण भी कर सकते हैं, इसका सीमा, राष्ट्रपति समय सीमा का निर्धारण भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति समय सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, इसका मतलब सीमित समय के अंदर विधानमंडल संबंधित राज्य से वहां से निर्णय आना जरूरी है। अगर सीमित समय के भीतर निर्णय नहीं आता है तो स्वतः पास मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के साथ क्या करते हैं, विचार और विमर्श करते हैं कि जो संबंधित राज्य के संबंध में निर्णय लेना चाह रहे हैं वो उचित है या नहीं। मतलब देखिए, पहले पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए, फिर हम बता रहे राष्ट्रपति क्यों जो है प्रांतों के विधानमंडल से भी स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। आइए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचार विमर्श करने के पश्चात यदि राष्ट्रपति को लगता है तब वो क्या करते हैं, तब वो विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। और शुरू में ही बताया कि फिर विधेयक को आप दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अब जब विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देते हैं, इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति का अर्थ निकल करके आ रहा है कि अब अगर यहां से पास कर दिया जाता है तो
जो आर्टिकल 3 के तहत हम परिवर्तन चाह रहे हैं वो मान्य हो जाएगा। और पास कैसे होगा? तो साधारण बहुमत से। इसका मतलब अगर हम कहें तो नए राज्यों के गठन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्रफल परिवर्तन या नाम परिवर्तन से संबंधित प्रावधान में सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। राष्ट्रपति के स्वीकृति के पश्चात संबंधित राज्य को भेजा जाता है। संबंधित राज्य में विधानमंडल में सीमित समय सीमा के भीतर उसको पास कराने का प्रावधान है, नहीं तो स्वतः पास हो जाता है। लेकिन ये तभी जब राष्ट्रपति ने समय सीमा निर्धारित किया हो। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट आती है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से क्या करते हैं, उसमें विचार विमर्श करते हैं और तत्पश्चात फिर क्या होता है, राष्ट्रपति यदि मान लेते हैं तो उसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति ने प्रांतों के पास क्यों भेजा? इसलिए क्योंकि किसी भी राज्य का जब आप पुनर्गठन कर रहे हैं या किसी भी तरह का परिवर्तन कर रहे हैं तो एक बार वहां के राज्य सरकार से भी आपका जो विचार विमर्श है वो जरूरी है। क्या पता आप केंद्र में बैठे जो नीति बना रहे हो उससे वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर समस्याएं उत्पन्न हो जाए, तो वहां का जो प्रांतीय प्रशासन, सरकार, व्यवस्थाएं होंगी वो आपको उस मूल बिंदु का मतलब जानकारी दे सकता है ना, उस मूल बिंदु से आपको अवगत करा सकता है कि इस तरह का निर्णय ऐसी ऐसी समस्याएं भी लेकर के आ सकता है। तो अब फिर ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तो बात हो जाएगी, आपकी आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बात हो जाएगी। तब वहां पे हो सकता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद जो विचार विमर्श कर रहे हैं उनके जो प्रमुख तथ्य रखे गए हैं यानी प्रांतों से, उस पर क्या करें, वो मतलब उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें और हो सकता है अपना निर्णय वापस ले लें। ठीक है, इसका मतलब स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं इसका वास्तविक समझ और उसकी पहुंच स्थानीय स्तर पर ही तो शासन प्रशासन को होगी। केंद्र में बैठे लोगों को पूरे भारत के छोटे स्तर पे क्या गतिविधियां या क्या आवश्यकताएं चल रही हैं इसकी पूरी समझ नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक और बच रहा है, वो है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 अब ये क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 चूंकि दोनों में क्या है आपने देखा संसद विधि द्वारा, और संसद विधि द्वारा अर्थात संसदीय प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है, संसद विधि द्वारा या संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा क्या कर रहा है, कुछ परिवर्तन कर रहा है। भाई अगर आप किसी नए राज्य का सृजन कर रहे हैं, जैसे सिक्किम को आपने लेकर के आया और जोड़ा, तो आप बताइए क्या अनुसूची 1 में परिवर्तन नहीं हुआ? क्या बांग्लादेश के साथ सीमा साझा किया, अनुसूची 1 में परिवर्तन नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन ही तो संशोधन है। तो आर्टिकल 4 में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यदि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किसी भी प्रकार से संशोधन किया जाता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि 368 में जो संविधान संशोधन है वो या तो विशेष बहुमत की प्रक्रिया से है या विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन से। इसीलिए जब प्रारंभ में आप लोग को संविधान संशोधन पढ़ा रहा था तो बताया था भारत में संविधान संशोधन का प्रावधान 3 तरह से है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन केवल 2 तरह से ही संभव है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आपने देखा भाग 1 और इस भाग 1 में आप क्या देख रहे हैं, तो भाग 1 में आप देख रहे हैं एक था आर्टिकल 1 जिसमें क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 है और इसमें भी सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी है। एक कह रहा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। 2 में कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र वो होंगे जो अनुसूची 1 में निर्देशित हैं, और तीसरे में कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र होंगे कौन कौन से, तो एक होगा राज्यों के राज्य क्षेत्र,
जिसका अर्थ 28 राज्यों से है। दूसरा, अनुसूची 1 में उल्लेखित संघ शासित राज्य क्षेत्र, जिसका अर्थ 8 संघ शासित राज्य क्षेत्रों से है। और तीसरा, भारत द्वारा अर्जित किए गए कोई भी नए क्षेत्र। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग आए तो आर्टिकल 2 पर आ गए। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? नए राज्यों के सृजन के बारे में, कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों को विलय, युद्ध या संधि के माध्यम से भारत के क्षेत्रों में क्या कर सकता है? सृजित कर सकता है, भारत के क्षेत्रों में जोड़ सकता है। और फिर आप आए आर्टिकल 3 के बारे में, जहां पे बताया गया नए राज्यों के गठन के बारे में। सृजन पूरी तरह से नया राज्य आ रहा है, जो पहले भारत के संघ मतलब भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनमें आता ही नहीं था। और जब गठन की बात कर रहे हैं तो पहले से था, उसको नए सिरे से हम व्यवस्थित कर रहे हैं। तो आर्टिकल 3 क्या बताता है? राज्यों के गठन संबंधी प्रावधान है, जिसमें नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा या क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों के नाम में संशोधन या परिवर्तन, ये प्रावधान रखे गए हैं। फिर आर्टिकल 4 बता देता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन किया जा रहा है वो परिवर्तन संविधान संशोधन के तहत नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। सामान्य संविधान संशोधन है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि 368 में क्या होता है? वो विशेष या विशेष प्लस राज्यों के समर्थन से प्रक्रियाएं बनती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आज आप लोगों ने क्या किया? पहले अपना घर सजाया है ना? अब जब हम लोग अगली क्लास करेंगे तो वहां पर बात करेंगे भाग 2 के बारे में। और जब भाग 2 के बारे में बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो भारतवर्ष है, ये जो घर है, इसके पूर्ण सदस्य कौन है, इसके नागरिक कौन है। तो वहां पर हम लोग बात करेंगे नागरिकता का। अब फिर भाग 3 में देखेंगे कि जो नागरिक हैं उनको भारत द्वारा कितने प्रकार से स्वतंत्रता और प्लस उनके संरक्षण के प्रावधान किए जा रहे हैं, यानी तब देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसको यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। पूछना है? कोई डाउट होता है किसी को? नहीं? चलिए।